नमस्कार। मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम समीक्षा और अगले 2 सप्ताह के लिए जारी किए जाने वाले आउटलुक के आपको मैं आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले 1 सप्ताह में मौसम के कैसे मिजाज रहे और अगले 2 सप्ताह में मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें कि पिछले 1 सप्ताह में ऐसे कौन सी मौसम की घटनाएं थी जिन्होंने भारतवर्ष को प्रभावित किया, तो हम पाएंगे कि मुख्य रूप से दो निम्न दबाव के क्षेत्र थे, एक बंगाल की खाड़ी के ऊपर और एक अरब सागर के ऊपर, जिन्होंने भारतवर्ष को प्रभावित किया। ये पिछले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र स्थित था। अगर हम इसके पूरे हिस्ट्री को देखेंगे, कैसे बना, कब बना, कहाँ मूव हुआ, तो हम पाएंगे कि ये एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में 6 और 7 नवंबर के आसपास, 5-7 नवंबर के बीच में हमारे के अंडमान समुद्र के ऊपर स्थित था। वहीं आगे बढ़ते हुए ये और ज्यादा मजबूत होकर के 9 नवंबर के आसपास एक निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। वहीं 10 तारीख को ये एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया यानी कि सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। इसने 11 नवंबर 2021 को शाम को 5:30 से 6:30 बजे के बीच में एक अवदाब के रूप में चेन्नई के करीब उत्तरी तमिलनाडु और उसके सटे हुए दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों को पार किया। वहीं अगर हम दूसरे निम्न दबाव क्षेत्र के बारे में बात करें जो कि अरब सागर में स्थित था, तो हम पाएंगे कि ये 5 और 6 नवंबर के आसपास एक सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में स्थित था। वहीं ये 7 और 8 तारीख को एक अवदाब में परिवर्तित हो गया था। फिर ये 9 तारीख को फिर से सुस्पष्ट निम्न दबाव में कमजोर होकर के 10 तारीख के आसपास एक निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित हो गया और पश्चिमी तट से, भारत के पश्चिमी तट से दूर चला गया। अगर हम इनसेट 3D और की छवि के माध्यम से इन सिस्टम्स को या जो क्षेत्र बने थे हमारे निम्न दबाव के उनको समझने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे, हम देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो बादलों का मूवमेंट है ये बता रहा है कि कैसे सिस्टम जो हमारा यानी निम्न दबाव का जो क्षेत्र था हमारा वो और अधिक मजबूत होकर के एक अवदाब में परिवर्तित हुआ और उसने पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए भारतीय तटों को पार किया। वहीं अरब सागर में जो निम्न दबाव का क्षेत्र था वो पश्चिम तट से दूर चला गया। अगर हम जो हमारे दैनिक रूप से जो वर्षा रिकॉर्ड की जाती है उसको देखें, तो हम समझ पाएंगे कि जो मुख्य रूप से पिछले सप्ताह में जो वर्षा गतिविधि हुई है उसका मुख्य केंद्र जो है दक्षिण प्रायद्वीप भारत रहा है। हम इस मैप के माध्यम से, इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो ये कलर है ये हमको बता रहा है कि किस क्षेत्र में कितनी ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर हम देखेंगे दक्षिण प्रायद्वीप इलाकों में, तो हम पाएंगे कि जो हमारा तमिलनाडु का इलाका है, हमारा तटीय आंध्र प्रदेश इलाका है, केरला है और आसपास के जो इलाके हैं दक्षिण प्रायद्वीप के, इन्हीं सभी इलाकों में पिछले 1 सप्ताह के दौरान जो है वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर हम इसी वर्षा को हम देखें कि मतलब दिवसवार के किसी पर दिन पर कितनी बारिश कहाँ पर हुई है और मुख्य रूप से जो हमारी बारिश हुई है उसके जो प्रमुख गतिविधियां हैं वो कहाँ कहाँ पर रही हैं। जब हम दैनिक बारिश के बारे में बात करते हैं, दैनिक वर्षा के बारे में, तो हमारा अर्थ ये होता है कि पिछले दिन के 8:30 बजे सुबह से लेकर के आज सुबह जिस दिन की वर्षा के बारे में बात हो रही है उस दिन सुबह 8:30 बजे तक कितनी वर्षा संचित की गई है। तो हम देखेंगे 4 नवंबर के दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिसमें तिरुनेलवेली में 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा पलनकोट्टई में 8, कुडलोर में 4, चेन्नई में 2, पंबन में 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं इसी दिन 4 नवंबर को केरल और माहे में, त्रिशूर में 10 सेंटीमीटर, एर्नाकुलम में 7, इडुक्की और कोट्टम में 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पलक्कड़ और पठानमथिट्टा में 5 सेंटीमीटर प्रत्येक बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश में और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें प्रकाशम में 7 सेंटीमीटर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के हसन में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम 5 नवंबर की बात करें यानी कि अगले दिन, तो उसमें हम देखेंगे कि तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में फिर से हमें कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें सेलम में 7 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ जो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के इलाके यानी साउथ इंडियन कर्नाटका में मैसूर में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर हम अगले दिनों में चलें यानी कि 6 नवंबर को, तो हम देखेंगे कि 6 नवंबर को काफी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसमें तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के जो हमारे उपखंड मौसम के जो क्षेत्र बनाए गए हैं, इसमें कुडलोर में 16 सेंटीमीटर और इसके साथ साथ तटीय कर्नाटक में मैंगलोर में 4 और लक्षद्वीप के गाथी में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं 7 नवंबर को हमें मुख्य रूप से बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली। इसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में जो हमारा चेन्नई का कार्यालय है डीजीपी का, वहां पर 23 सेंटीमीटर बारिश, जो कि अत्यधिक भारी वर्षा के कैटेगरी में आती है। इसके साथ साथ तिरुवल्लुर और चेन्नई में 21 सेंटीमीटर जो फिर से अत्यधिक भारी बारिश की उसमें आती है। वहीं एमजीआर नगर 17 सेंटीमीटर, अन्ना सिटी में 16 सेंटीमीटर बारिश जो कि बहुत भारी बारिश की कैटेगरी में आती है, रिकॉर्ड की गई है।
इसके साथ साथ जो हमारे तटीय आंध्र प्रदेश के जो इलाके थे, जैसे नेल्लोर में 14 सेंटीमीटर, चित्तूर, रायलसीमा के चित्तूर में 10 सेंटीमीटर, इन इलाकों में भी बहुत भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर हम अगले दिन में बात करें यानी 8 नवंबर को, तो हम फिर से देखेंगे कि जो हमारा मुख्य रूप से जो बारिश का केंद्र था वो तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के आसपास ही स्थित था। इसमें पेरम्बूर में 14 सेंटीमीटर, चियूर, मुदुत्रंगम, चोलवरम में 13 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ चेन्नई कलेक्ट्रेट में, पुनमल्ली रोड, रेड हिल्स में 9 सेंटीमीटर, ताम्बरम, कोयम्बटूर दक्षिण में, पुडुचेरी में और अन्य इलाकों में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम 9 नवंबर के बारे में बात करें, फिर से तमिलनाडु में चेंगलपट्टू में 12 सेंटीमीटर, कन्याकुमारी, तुटुकुडी और विलुपुरम में 9 सेंटीमीटर प्रत्येक बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ केरल और माहे में भी 9 नवंबर को कोट्टयम में 10 सेंटीमीटर, कोल्लम में 9 और मल्लपुरम में 8 सेंटीमीटर यानी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ अगर हम 10 नवंबर के बारे में बात करें तो हम देखेंगे ये कि जो हमारा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ एक स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसमें त्रिपुंडी में 31 सेंटीमीटर, नागपट्टनम में 29 सेंटीमीटर, कराईकल में 29 सेंटीमीटर, बेदरण्यम में 25 सेंटीमीटर, थलन्याल में 24 सेंटीमीटर, थिरुवरूर, थिरुतुरायपुंडी 22 सेंटीमीटर, पेराबुरानी में 20 सेंटीमीटर और मन्नारगुडी में 14 सेंटीमीटर, जो कि भारी वर्षा में श्रेणी में आती है, रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ हम देखेंगे तो कई और इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिनका इस स्लाइड के माध्यम से देखा जा सकता है। तो अगर हम एक पूरे इसके बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि मुख्य रूप से जो हमारी बारिश थी पिछले सप्ताह में वो दक्षिण प्रायद्वीप के हिस्सों में केंद्रित थी, और इसमें भी तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में बहुत अच्छी बारिश और कुछ एक इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। अगर हम पिछले सप्ताह के बारे में पूरे भारतवर्ष को देखें तो हम ये पाएंगे जो हमारा बाईं तरफ का जो चित्र है ये 4 से 10 नवंबर यानी पिछले एक सप्ताह में बारिश कहाँ पर कितनी हुई उसको दर्शा रहा है, और जो दाईं तरफ का है इसमें पूरे महीने में यानी कि जो हमारा 1 अक्टूबर 2021 लेकर के 10 नवंबर 2021 तक का जो हमारा समय है उसमें कितनी बारिश कहाँ पर हुई है वो दर्शा रहा है। इसके साथ साथ ये हमको ये भी बता रहा है कि अमूमन सामान्य तौर पर हम कितनी बारिश की हमारी की बारिश रिकॉर्ड की जाती है नॉर्मल रूप में उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, और कितनी बारिश हमको मिली है। तो अगर हम देखेंगे कि जो हमारा ये हरे नीले रंग है ये हमको बता रहे हैं कि इन इलाकों में हमें सामान्य रूप से जो बारिश मिलती है इससे अधिक, उतनी या उससे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पीले और लाल रंग जो है वो हमें सामान्य से कम बारिश को दर्शा रहे हैं। तो हम देखेंगे 4 से 10 नवंबर में मुख्य रूप से आप देखोगे तो तमिलनाडु में और उसके आसपास के इलाकों में यानी कि जो दक्षिण प्रायद्वीप के इलाके इन्हीं इलाकों में मुख्य रूप से जो हमारी बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से अधिक रही है। इसके साथ साथ अगर हम पूरे अपने सीजन के बारे में बात करें पूरे, तो हम देखेंगे कि मुख्य रूप से पूरे भारतवर्ष में ही सामान्य से अधिक बारिश देखी जा रही है, बट कुछ पूर्वी इलाकों में जैसे हमारा तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इससे लगे छत्तीसगढ़, जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है, तेलंगाना, इन सभी इलाकों में सामान्य से कम बारिश अभी तक इस पूरे सीजन में रिकॉर्ड की गई है। अगर हम इनको आंकड़ों के माध्यम से देखें तो हम देखेंगे कि पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में हमारा जो बारिश है पिछले सप्ताह में वो 99% कम रहा है सामान्य से, उत्तर पश्चिम भारत में 86% कम रहा है सामान्य से, मध्य भारत में 60% कम रहा है, और जो दक्षिण प्रायद्वीप भारत में यहाँ 74% सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इस मैप के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। पूरे भारतवर्ष की हम बात करें तो पिछले एक सप्ताह में जहां अमूमन 8 सेंटीमीटर बारिश 9 सेंटीमीटर बारिश होती है, हमें पिछले सप्ताह में 8 सेंटीमीटर बारिश प्राप्त हुई है, जो कि सामान्य से 11% कम रही है। अगर हम पूरे सीजन के बारे में बात करें तो पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में अभी भी जो हमारा बारिश है वो हमें सामान्य से 7% अधिक मिली है, उत्तर पश्चिम भारत में 157% अधिक मिली है, मध्य भारत में 4% अधिक मिली है, और दक्षिण प्रायद्वीप भारत के जो इलाके हैं वहां पर 27% अधिक मिली है। और संपूर्ण भारत के बारे में बात करें, पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करें तो हमें जो हमारी सामान्य बारिश है 89 सेंटीमीटर, उसकी तुलना में हमें 114.6 सेंटीमीटर यानी सामान्य से 29% अधिक बारिश प्राप्त हुई है। अगर हम फिर से दक्षिण प्रायद्वीप भारत के बारे में बात करें जहां पर मुख्य रूप से पिछले सप्ताह में बारिश रिकॉर्ड की गई है और देखें कि वो सामान्य से कितना भिन्न रही है, तो इस मैप में आप देख पाएंगे इसको जिलेवार तरीके से दिखाया गया है कि किस जिले में सामान्य तौर से कितनी बारिश होती है और पिछले सप्ताह में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं दाहिनी तरफ के मैप में दिखाया गया है कि इस पूरे सीजन में सामान्य रूप से अभी तक सामान्य से कितनी बारिश होती है किसी जिले में और हमें कितनी बारिश मिली है। आप देखेंगे कि सामान्य रूप से जो नीले और हरे कलर ज्यादा दिखा रहे हैं यानी सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं जो उत्तरी क्षेत्र है हमारा दक्षिण प्रायद्वीप भारत का, उसमें अभी भी लाल और पीला रंग दिखाया जा रहा है यानी सामान्य से
कम बारिश इस सीजन में रिकॉर्ड की गई है। अगर हम हर दिन की यानी हर प्रतिदिन कितनी बारिश हुई है उसको सामान्य की भांति माने, तो हम इस मैप में देखेंगे कि जो हमारे नीले रंग के जो ये बार दिखाई दे रहे हैं ये हमें किसी दिन रिकॉर्ड की गई बारिश को दर्शा रहे हैं। वहीं जो ये ऑरेंज यानी कि नारंगी लाइन है ये सामान्य वर्षा किसी दिन में कितनी होती है वो दिखा रही है दक्षिण प्रायद्वीप भारत के ऊपर। हम जब देखेंगे कि 1 अक्टूबर से लेकर अगर 31 अक्टूबर तक देखिए तो बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं जहां सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कुछ एक बीच बीच में ऐसे दिन भी हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन वहीं अगर हम 1 नवंबर से आगे की बात करें यानी 1 नवंबर 10 नवंबर तक, तो आप देखेंगे सामान्य तौर पर बारिश जो है लगातार सामान्य से ज्यादा ही मिल रही है। हर दिन जितनी सामान्य बारिश की हम मिलती है उससे अधिक बारिश हमको रिकॉर्ड की जा रही है। अगर हम पिछले सप्ताह देखें कि पिछले सप्ताह जो है वो तापमान की विसंगति कैसी रही है, तो हम इस मैप के माध्यम देख सकते हैं। जो ऊपर का जो पैनल है इसमें अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान और जो मीन तापमान है यानी एवरेज तापमान कितना रहा है वो दर्शा रहा है पिछले एक सप्ताह के दौरान। वहीं नीचे वाले पैनल में विसंगति दर्शाई गई है यानी कि अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से कितने अलग रहे हैं उसको दर्शाया गया है। बीच वाले में न्यूनतम तापमान सामान्य से कितने अलग रहे हैं और एवरेज तापमान सामान्य से कितने अलग रहे हैं। अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा उत्तर भारत है इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे रंग है, जो हमारे हरे नीले रंग है वो नकारात्मक विसंगति यानी सामान्य से कम तापमान दर्शा रहे हैं, और जो हमारा पीले लाल कलर है रंग है वो हमें सामान्य से अधिक तापमान दर्शा रहे हैं। तो अगर हम यानी कि सकारात्मक विसंगति दर्शा रहे हैं, यानी उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के बारे में बात करें अगर हम, तो हम देखेंगे कि जो हमारी विसंगति रही है वो नकारात्मक रही है। यानी आप देखेंगे हरा रंग जो है वो बहुतायत में है यानी कि सामान्य से तापमान कम रहे हैं, अधिकतम तापमान जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत में और कुछ एक इलाकों में जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप के इलाके वहां भी तापमान जो है अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर और उससे आसपास के इलाकों में भी सामान्य से अधिकतम तापमान कम रहे हैं। वहीं हम न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो अधिकांश भारत के बारे में बात करें तो न्यूनतम तापमान में जो विसंगति है वो सामान्य है यानी कि तापमान है वो सामान्य चल रहा है। वहीं कुछ एक इलाके हैं मध्य भारत के, पूर्वी भारत के, जहां पर जो न्यूनतम तापमान है उनकी विसंगति नकारात्मक है यानी कि सामान्य से न्यूनतम तापमान कम रहे हैं पिछले एक सप्ताह के दौरान। अगर हम ये देखें कि आज यानी कि 11 नवंबर को कैसी सिचुएशन रही है, सिनॉप्टिक सिस्टम्स कैसे रहे, क्या क्या गतिविधियां रही हैं भारतवर्ष को प्रभावित किया है, तो हम पाएंगे कि जो मुख्य रूप से हमारा जो सिस्टम था बंगाल की खाड़ी में यानी जो दबाव बना हुआ था, तो बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में बना हुआ जो दबाव था वो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया। और उसने 11 नवंबर 2021 को जो हम अगर आज सुबह के 8:30 बजे के बारे में बात करें, पोजीशन के बारे में बात करें, तो हम देखेंगे कि ये दक्षिण पश्चिम और सटे पश्चिम मध्य बंगाल खाड़ी पर चेन्नई से लगभग 130 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में और पुदुचेरी से 150 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड माध्यम से समझने की कोशिश करें तो 12.3 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 81.2 डिग्री ईस्ट पर केंद्रित था। ये सिस्टम है जिसने जो हमारा ये अवदाब जो बना हुआ था इसने हमें दक्षिण प्रायद्वीप भारत में बहुत अच्छी अभी बारिश दिखाई हमें उपलब्ध कराई है। अब वहीं हम अगर उसको सैटेलाइट चित्र के माध्यम से देखें तो इसमें भी हम देख पाएंगे कि कैसे जो हमारा एक निम्न दाब का क्षेत्र था वो और ज्यादा मजबूत होकर के पहले एक सुस्पष्ट निम्न दबाव में परिवर्तित हुआ, फिर एक अवदाब बन करके इसने भारतवर्ष के जो तटीय इलाके हैं चेन्नई के पास के वहां से उसने भारत तट को क्रॉस किया। अगर हम अगले 7 दिनों में जीएफएस मॉडल के पूर्वानुमान को देखें तो हम इसमें आप देख सकते हैं जो ये रंग दिखा रहा है ये बारिश को दिखा रहा होता है, और जो ये बार बने हुए हैं ये हवा की गति को और हवा की डायरेक्शन को बता रहे होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आप 13 नवंबर के आसपास जो दक्षिण अंडमान सागर है वहां पर एक और निम्न दबाव का क्षेत्र है जिसको आप ये देख पा रहे हैं, इसके बनने की संभावना है और फिर इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ करके अगले 48 घंटों के दौरान और अधिक चिन्हित या सुस्पष्ट होकर के होने की संभावना है। तो 13 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर में फिर से एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में मजबूत होकर के बढ़ने की संभावना है। अगर हम अगले 5 दिनों में मौसम की चेतावनी के बारे में बात करें तो इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हरे रंग है वहां पर कोई वार्निंग इशू नहीं की गई है मौसम से संबंधित, पीले में हमारे वॉच वार्निंग इशू की गई है, नारंगी में अलर्ट और रेड में यानी कि हमें अब एक्शन लेना है बहुत सीवियर वार्निंग इशू की गई है। वही हम देखेंगे तो 11 नवंबर को मुख्य रूप से लाल वार्निंग जो है वो तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु से सटे इलाकों में जारी की गई है। ये भारी वर्षा जो हम अवदाब के बारे में बात कर रहे हैं उससे संबंधित है कि उसकी वजह से बहुत अधिक भारी वर्षा और हमारा IMD का अनुमान है।
वहीं अगर हम 12 तारीख के बारे में बात करें तो एक वर्षा जो है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु में, उसके लिए चेतावनी जो नारंगी रंग चेतावनी वो जारी की गई है। और 13, 14, 15 नवंबर को बारिश की चेतावनी को कम कर दिया गया है, यानी कि बारिश में थोड़ी सी कमी होगी, क्योंकि अवदाब जो है वो तट से हमारे मेनलैंड जो हमारे सदर्न पेनिनसुला यानी कि जो हमारे दक्षिण प्रायद्वीप के जो हमारे क्षेत्र है उसमें आ गया है। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि मछुआरों के लिए भी ये चेतावनी जारी की गई है। जैसे 13 नवंबर के आसपास एक और निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो दक्षिण अंडमान सागर में बनने की संभावना है। तो इसको मद्देनजर देखते हुए जो मछुआरे भाई हैं उनको मछुआरों को मतलब ये चेतावनी जारी की गई है कि वो इस इलाके में जाने से बचें, और आईएमडी और जितने भी जो गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं उनके जो भी वार्निंग एडवाइजर्स को लगातार फॉलो करते रहे। अगर हम अगले 2 सप्ताह के लिए साइक्लोजेनेसिस आउटलुक के बारे में बात करें तो हम इस मैप में आप देख सकते हैं कि कैसे कोई साइक्लोजेनेसिस एक्टिविटी जो है वो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में होने की संभावना है। तो अगर हम पहले सप्ताह के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में के थोड़े सक्रिय होने के साथ साथ पहले सप्ताह में अरब सागर के दक्षिण पूर्व के हिस्सों में कुछ गतिविधि होने की मध्यम संभावना है। इसके साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी है इसमें एक और निम्न दबाव प्रणाली बनने की संभावना है, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं कि 13 तारीख के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है उसके दक्षिण अंडमान सागर में बनने की संभावना है। वहीं अगर हम दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें तो हम कहेंगे कि बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सक्रिय रहने की संभावना है, लेकिन जो ये सक्रियता है वो अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो पहले सप्ताह से थोड़ी सी कम रहने की संभावना है आज के अनुमान के अनुसार। अगर हम वर्षा के बारे में बात करें कि अगले 2 सप्ताह में वर्षा के कैसे रहने की संभावना है, ये फोरकास्ट ईआरएफ मॉडल जो हमारा आईएमडी में रन किया जाता है उसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसमें ऊपर भी जो पैनल है इसमें दर्शाया गया कि कितनी वर्षा हमें क्या पूर्वानुमान किया गया है, और नीचे के पैनल में हमें वर्षा क्या विसंगति को दर्शाया गया, यानी कि सामान्य से हमको कैसी के कंपैरिजन में के अनुमान के अनुपात में हमें कैसी वर्षा मिलने की संभावना है। तो अगर हम पहले सप्ताह के बारे में बात करें तो पहले सप्ताह में भारत के जो दक्षिण प्रायद्वीप क्षेत्र हैं उसमें जो हमारा यानी कि जो हमारे ये क्षेत्र है इन सभी में सक्रिय पूर्वोत्तर मानसून की स्थिति होने की संभावना है। इससे क्या होगा कि जो पश्चिमी तटीय राज्य हैं इसके साथ साथ केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, हमारे पश्चिमी तट में महाराष्ट्र के दक्षिण भाग कोंकण और पूर्वी तट में उड़ीसा और इसके आसपास के क्षेत्र में भी इसके सक्रिय रहने की संभावना है। और इसके सक्रिय रहने के साथ का मतलब कि हमें जो बारिश है उसके अच्छे रहने की संभावना है। वहीं अगर हम दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें तो हमें सामान्य से अधिक वर्षा जो है दूसरे सप्ताह के दौरान मुख्य रूप से दक्षिण प्रायद्वीप में ही होने की संभावना है, और पूर्वी क्षेत्रों में जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, जीडब्ल्यूबी और और भारत के पश्चिमी तट के जो हिस्से हैं वहां भी ये सक्रिय हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम तापमान के बारे में बात करें तो जो ऊपर के हमारे पैनल है ये अधिकतम तापमान की विसंगति दर्शा रहे हैं, यानी कि अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कैसे रहने की संभावना है अगले 2 सप्ताह में, और नीचे के पैनल में हमें जो न्यूनतम तापमान है उनकी विसंगति यानी कि उनकी सामान्य की तुलना में कैसे रहने की संभावना दर्शा रहे हैं। तो अगर हम अधिकतम तापमान के बारे में बात करें तो पहले सप्ताह में जो हमारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आसपास के जो इलाके हैं वहां उन स्थितियों में उन इलाकों में आप देख रहे हैं उन क्षेत्रों में थोड़ा सा आपको पीला और लाल रंग दिखा रहा है जो कि हमें विसंगति सकारात्मक दिखा रहा है। इन हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर हिस्सों में अगर आप देखोगे तो जो हमारा अधिकतम तापमान है वो सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जो कि नीले बैंड में या बैंगनी बैंड में दिखा रहा है। इसके साथ साथ अगर दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें तो इसमें जो मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर हिस्सों में जो हमारा अधिकतम तापमान है वो सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। इस अवधि में जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत और भारत की जो पूर्वी बेल्ट है उसमें भी जो हमारे तापमान है वो सामान्य से थोड़े से अधिक रहने की संभावना है। अगर हम न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि पहले सप्ताह में जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के जो मध्य भारत के इलाके हैं इन सभी में न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है, जो कि आप बैगनी और नीले रंग से देख पा रहे हैं। वहीं अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप भारत के बारे में बात करें और पूर्वी तटीय इलाकों के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पीला और नारंगी कलर के माध्यम से दिखाया गया है, यानी कि विसंगति सकारात्मक है, यानी कि न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा रह सकते हैं। वहीं अगर हम पहले सप्ताह के मुकाबले दूसरे सप्ताह के मैप को देखें तो हम देखेंगे कि सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान जो है उनका विस्तार होगा, और ये दक्षिण प्रायद्वीप और भारत के पूर्वी तट के कुछ और भागों को और इससे सटे हुए जो मध्य भारत के भाग हैं उनमें भी ये जो न्यूनतम तापमान है उनके सामान्य से अधिक रहने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर हम इस सभी जो भी हमारा फोरकास्ट है या पूर्वानुमान है इसका सारांश समझने की कोशिश करें तो हम सप्ताहवार अगर देखें तो पहले सप्ताह में यानी 11 से 17 नवंबर के बीच में जो अवदाब जो उत्तरी तमिलनाडु और
सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों को चेन्नई के पास 12.95 डिग्री नॉर्थ और 80.25 डिग्री ईस्ट में इसने क्रॉस किया था 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर के, जिसकी अधिकतम गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसके वजह से जो 12 और 13 तारीख को तमिलनाडु और पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र कर्नाटक और केरल में अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ 12 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी भारी बारिश होने की संभावना है। 13 नवंबर को जैसे हमने बताया कि उसके आसपास दक्षिण अंडमान सागर में और आसपास के इलाकों में एक नया न्यूनतम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, और इसके उत्तर पश्चिम के बढ़ने के साथ साथ अगले 48 घंटों में और अधिक सुस्पष्ट होने की संभावना है। और ज्यादातर जो हमारे जो मॉडल है जो हम रन करते हैं यहाँ पर, वो ये दिखा रहे हैं कि सप्ताह दूसरे भाग में इसकी तीव्रता जो है वो बढ़ रही है और आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसके प्रभाव के अंतर्गत 13 और 14 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आसपास के हिस्सों में मुख्य रूप से 16 से 18 नवंबर के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा और कुछ एक इलाकों में कुछ एक स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इस अवधि के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और केरल में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। अगर हम दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें, यानी कि 18 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में, तो हम देखेंगे कि जो सप्ताह में जो इस सप्ताह में जो पूर्वी लहर गतिविधि कारण जो हमारा मुख्य रूप से तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी तमिलनाडु, रायलसीमा और कर्नाटक कवर करते हुए प्रायद्वीप भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में जो हमारा उत्तर पूर्वी मानसून है वो सामान्य से सक्रिय स्थिति में रहने की इसकी संभावना है। कुल मिलाकर हम देखें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा और कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने के लिए किसी भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति के कारण जो हमारा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है वहां जो वर्षा हो रही है वो सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में बारिश सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। और अगर हम वही न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें, यानी कि 11 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर के बीच में न्यूनतम तापमान कैसा रहने वाला है, तो हम पाएंगे कि जो पहले सप्ताह में यानी 11-17 नवंबर 2021 में जो उत्तर पश्चिम, मध्य और आसपास के पूर्वी और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है, और देश के बाकी हिस्सों में सामान्य के करीब या सामान्य से थोड़ा ऊपर रहने की संभावना है। वहीं दूसरे सप्ताह में उत्तर पश्चिम और सटे मध्य भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब या सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम रहने की संभावना है, और देश के शेष हिस्सों में सामान्य से 1 से 3 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है। मौसम में इस सप्ताह इतना ही। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ में। तब तक किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप या फेसबुक और ट्विटर हैंडल का उपयोग करके त्वरित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मिलते हैं फिर से इसी तरह अगले सप्ताह। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।